सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 10 के अंतर्गत जो गृह विज्ञान विषय है उसका लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे। हम अब तक 9 लेसन पढ़ चुके हैं। तो लेसन नंबर 10 का नाम है तंतु तथा कपड़ा। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हम इस पाठ में कपड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और तंतु के बारे में। तंतु जो है वो कपड़े का में जो धागा होता है, धागे की सबसे छोटी इकाई होता है। यानी धागे को जब आप मरोड़ के खोलोगे, उसकी मरोड़ खोलोगे तो उसमें जो बारीक सा रेशा निकलेगा वही तंतु कहलाता है। तो तंतु से धागा बनेगा और धागे से कपड़ा बनाया जाता है। तो ये तंतु भी विभिन्न तरह के होते हैं। तंतु हमें जहाँ जहाँ से प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर कपड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। कुछ कपड़े ऊनी होते हैं, कुछ कपड़े रेशमी होते हैं, तो कुछ कपड़े सूती होते हैं, ठीक है, और कुछ लाइलॉन के कपड़े होते हैं, पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं। तो वो किस तरह से होते हैं, उनके तंतु किस तरह के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, और कपड़े के जो अलग अलग प्रकारों के बारे में जानकारी होने के बाद आप उस कपड़े का बेहतर उपयोग कर पाओगे। तो हम इस पाठ को देखते हैं। आप जानते हैं कि कपड़े तंतु से बनते हैं। उस वस्त्र के कपड़े को देखिए जो आपने पहना हुआ है। ये वस्त्र धागे से बनाया गया है। वह धागा जिसे छोटे तंतुओं से तैयार किया गया है। कपड़े के टुकड़े से एक धागे को निकालें और उसे मरोड़कर खोलें। ऐसा करने पर आपको वे छोटे तंतु दिखाई देंगे। आप जानते हैं कि हमारे पास बड़ी संख्या में तंतु उपलब्ध है और इनसे अनेक प्रकार के कपड़े तैयार किए जाते हैं। यही कारण है कि जब आप बाजार में किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ विभिन्न प्रकार के कपड़े उपलब्ध है। हम चाहते हैं कि इस पाठ में आप खरीदे जाने वाले कपड़े को पहचानने के लिए आवश्यक सभी प्रकार के ज्ञान और कौशलों को प्राप्त करें, और इसके लिए आपको कपड़ों के विशिष्ट गुणों का ज्ञान प्राप्त करें और विशिष्ट प्रयोग के लिए कपड़ों की उपयुक्तता को सुनिश्चित करना होगा। तो ये इस पाठ में ये बताया गया है कि आप जो है विभिन्न प्रकार के कपड़ों को पहचानने का कौशल प्राप्त करें। आप अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कपड़ों के विभिन्न प्रयोगों से परिचित हैं। तंतुओं तथा कपड़ों का अध्ययन आपको बाजार में उपलब्ध विभिन्न कपड़ों के गुणों तथा उनके प्रयोगों का संपूर्ण ज्ञान उपलब्ध कराएगा। इस ज्ञान से हमें आवश्यकता के अनुसार सही कपड़ा खरीदने तथा उसे खरीदने के पश्चात उसका सर्वोत्तम प्रयोग करने में मदद मिलेगी। उद्देश्य: इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप वस्त्र धारण तथा घर के अन्य प्रयोजनों के लिए कपड़े के प्रयोग पर चर्चा कर पाएंगे। वर्णन कर पाएंगे कि तंतु वस्त्र की मूल इकाई है, यानी जो तंतु है वस्त्र की मूल इकाई है, जिसे अनेक स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के कपड़ों के विशिष्ट गुणों का वर्णन कर पाएंगे। देखकर जांचना तथा गैर तकनीकी परीक्षणों द्वारा तंतु तथा कपड़ों को पहचान पाएंगे। सूत निर्माण तथा कपड़ा निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कर पाएंगे। विभिन्न प्रकार के सूतों से निर्मित कपड़ों में अंतर कर पाएंगे तथा उनके प्रयोग को बता पाएंगे। व्यक्तिगत तथा घर के प्रयोग के लिए कपड़ों का चयन कर पाएंगे। अब हम देखते हैं वस्त्रों को पहनना तथा घर के कार्यों में कपड़ों का प्रयोग। तो जो हम वस्त्र पहनते हैं उसके बारे में बताया गया है, और उसका जो विभिन्न घर के विभिन्न कार्यों में हम जो कपड़ों का प्रयोग करते हैं उनके बारे में इस पॉइंट में बताया गया है। हम वस्त्रों को क्यों पहनते हैं? जी हाँ, आप सही है। हमारे कपड़े हमारी दूसरी त्वचा के रूप में जाने जाते हैं। जीवन के हर स्तर पर तथा प्रत्येक समारोह में हमारे वस्त्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये हमारे शरीर को ढक कर रखते हैं तथा प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। वस्त्र हमारे व्यक्तित्व में निखार लाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनाए जाते हैं। अगर व्यक्ति सलीके से अच्छा वस्त्र, परिसज्जा किया हुआ वस्त्र पहनता है तो वो उसके व्यक्तित्व में भी निखार लाता है। जो वस्त्र है विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनाए जाते हैं और इन्हें विभिन्न रूपों में सिला जाता है। तो वस्त्रों के सिलने का तरीका भी अलग अलग होता है। इन्हें परिधान या पोशाक कहते हैं। तो जो सिलने के बाद जो वस्त्र होता है, जो वस्त्र सिलने के बाद जो विभिन्न रूप में सामने आता है हमारे, तो उसे परिधान या पोशाक कहते हैं। एक अच्छी तरह से सिली गई पोशाक तथा अवसर के अनुसार व उपयुक्त समय पर उसे पहनना व्यक्ति की आदतों, उसकी रुचि, सामाजिक स्थिति, व्यवहार तथा अन्य गुणों को दर्शाता है। तो जो एक अच्छी तरह से सिली गई वस्त्र पोशाक होती है और उसको हम एक अवसर के अनुसार ही पहनते हैं। जैसे कि शादी ब्याह के कपड़े शादी ब्याह में पहना जाएगा, आप डेली यूज में उसको नहीं पहन सकते। तो एक उपयुक्त समय पर ही किसी वस्त्र को पहना जाता है, और साथ में जो वस्त्र पहना जाता है उसी वस्त्र के अनुसार उस व्यक्ति की रुचि और उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है। मान लो कोई बुर्का पहन रहा है तो उससे पता चलता है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी का है, उसकी सामाजिक स्थिति है इसी तरह की है, तो कि उनके रीति रिवाज इसी तरह का है। मान लो कोई साड़ी पहन रहा है, घाघरा चोली पहन रहा है, तो हमें पता चलता है कि ग्रामीण एरिया का हो सकता है जो घाघरा चोली पहन रहा है, धोती जब्बा पहन रहा है, ठीक है, धोती कुर्ता पहन रहा है, तो वो उसकी परिस्थिति को और उसकी जो सामाजिक स्थिति को बताता है।
सामान्य पुरुष से महिलाएं तथा बच्चे विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं और उनके पास विभिन्न प्रयोजनों तथा अवसरों के लिए विभिन्न प्रकार की पोशाकें होती हैं। तो जो स्त्री है और महिलाएं हैं और बच्चे वो विभिन्न अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं और विभिन्न प्रयोजनों अलग अलग अवसरों के लिए, अलग अलग त्योहारों के लिए उनके पास अलग अलग पोशाकें होती हैं। उदाहरण के लिए औपचारिक, अनौपचारिक अवसरों, खेल कूद तथा रात्रि के समय पहने जाने वाले पोशाक। तो इस तरह के ये अलग अलग पोशाकों का वर्णन है। हमारे देश में वस्त्रों के रंगों का निर्धारण मौसम, जलवायु, व्यक्ति की आयु, अवसर, वैवाहिक स्थिति, लिंग, समुदाय, खुशी व दुख के आधार पर किया जाता है। तो जो हमारा समाज है उसमें जो वस्त्रों का रंग है वो मौसम के अनुसार, मान लो गर्मी का मौसम है तो आप उस समय हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करेंगे, है ना, वाइट रंग के कपड़े पहनना पसंद करेंगे ताकि उसमें गर्मी कम लगे। और ठंड का मौसम है तब आप मोटा कपड़ा पहनना पसंद करेंगे, ठीक है। साथ में उस समय जो गर्मी के मौसम में आप ब्लैक कलर का कपड़ा नहीं पहनो क्योंकि वो ऊष्मा का ज़्यादा अवशोषण करता है, जिससे ज़्यादा गर्मी लगती है। इसी प्रकार जलवायु है, तो जलवायु अगर आपका ठंडा वातावरण है तो उस समय आप ऊनी कपड़ा पहनना पसंद करोगे। और व्यक्ति की आयु, एक उम्र के अकॉर्डिंग भी व्यक्ति अपने कपड़े पहनता है। जैसे कि एक है ना टीनेजर लड़की है या लड़का है तो उसके कपड़े का परिधान अलग होगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसके कपड़े का जो पोशाक है, जो पहनने का तरीका है या उसकी जो ड्रेस है वो अलग दिखाई देगी। इसी प्रकार अवसर के अनुसार और वैवाहिक स्थिति के अनुसार भी आप जो पोशाकों में या कपड़ों में चेंजिंग आती है। वस्त्रों में व्यक्ति के धर्म तथा व्यवसाय का भी पता लगाया जा सकता है। तो व्यक्ति किस धर्म का है और कौन सा व्यवसाय वो करता है उसका भी पता उस वस्त्रों से लग जाता है। अंततः किंतु सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र है उसे पहनने वाले की आदतों तथा स्वच्छता के प्रति उसके दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। अगर कोई व्यक्ति वस्त्र को अच्छे से सलीके से पहनता है, साफ सुथरा पहनता है, तो हमें उसकी अच्छी आदतों और उसकी स्वच्छता के प्रति जागरूकता के बारे में पता चलता है। यदि कपड़े गंदे हैं और उनमें सिलवटें पड़ी है तो हम मान लेते हैं कि वह व्यक्ति लापरवाह तथा गरीब है। कड़क, साफ सुथरे तथा अच्छी तरह से इस्त्री किए हुए कपड़े व्यक्ति के सुसज्जित व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। आप सभी वस्त्रों के प्रयोजन के बारे में जाना। इस संबंध में 2 उदाहरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं। वस्त्रों के 3 अन्य प्रयोजनों को इस सूची में शामिल करें। अब कपड़ों के अन्य प्रयोग। सोचें और बताइए कि आपके घर में कपड़ों के अन्य क्या प्रयोग होते हैं। वस्त्रों के अतिरिक्त आप अपने घर में कपड़ों को चादर, पर्दों, कमरे की साज सज्जा, कुशन के कवर आदि के रूप में प्रयोग करते हैं। रसोई में आपको झाड़न, पोछे, कवर आदि की आवश्यकता होती है जो कपड़ों से बने होते हैं। सामान्यतः अधिकतर प्रयोजनों के लिए सूती कपड़ा ही सर्वाधिक उपयुक्त होता है। जो अधिकतर प्रयोजन होते हैं जैसे घर में है, हम पर्दे हैं या हमारी चादर है या हमारा रसोई का कपड़ा है जो हम रसोई में खाना बनाने के समय काम में लेते हैं या पहनने के समय काम में लेते हैं, वो अधिकतर सूती कपड़ों का अधिक उपयोग हम करते हैं और ये सही भी रहता है। जब आप विभिन्न प्रकार के कपड़ों के गुणों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सूती कपड़ा ही अधिकतर प्रयोग क्यों किया जाता है। कपड़े और उनके स्रोत। तो कपड़े और उनके स्रोत के बारे में जानेंगे। हमने चर्चा की है कि तंतु कपड़े की मौलिक इकाई है। तो अगर प्रश्न बने कि कपड़े की मौलिक इकाई कौन सी है तो आपको आंसर देना है तंतु। क्या आपको पता है कि तंतु दिखने में कैसा होता है? इसको समझने के लिए थोड़ी सी कपास ले और इसका सबसे छोटा सा अंश अलग निकाल ले। तो आपको एक कपास लेना, कपास यानी रुई लेनी है और उसके अंदर रुई के अंदर एक छोटा सा अंश, जो सबसे छोटा अंश उसमें दिखाई देता है एक रेशा, उसको आपको अलग करना है। उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ये छोटे या बड़े रेशे जैसे एक नरम संरचना है जो सफ़ेद बाल जैसी नज़र आती है। वास्तव में यही तंतु है। कपास के एक तंतु का पता लगा पाना कठिन होता है किंतु कपास के गुच्छे के रूप में इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। अगर कपास का एक तंतु पड़ा हुआ है तो उसको पहचानना आसान नहीं होता, लेकिन उसके गुच्छे के रूप में होता है कपास जो रुई, तो उसको पहचान पाना आसान होता है। आइए अब ऊन के तंतु की संरचना के बारे में विस्तार से चर्चा करें। आप जानते हैं कि ये भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट आदि पशुओं के बाल होते हैं और इन बालों तंतुओं से स्वेटर, जुराबे, दस्ताने, स्कार्फ, शाल तथा कोट आदि बनाए जाते हैं। इसे आप शुद्ध ऊनी कपड़े या बुनाई की ऊन से धागे को निकाल कर देख सकते हैं। आपने इनमें क्या देखा? इसी प्रकार हमारे पास अन्य अनेक प्रकार के तंतु उपलब्ध है। देखो, ये जो भी ऊनी कपड़े होते हैं उसके जो तंतु होते हैं वो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि भेड़ है, बकरी है, खरगोश है, ऊँट है, इन पशुओं से प्राप्त होते हैं। तो जो भी है उनसे जो बनने वाले स्वेटर है, जुराब है, दस्ताने, स्कार्फ, शॉल और कोट, उनको अगर उनके तंतु को आप निकालोगे, यानी कि उसका धागे को आपने निकाला और उसकी जो मरोड़ होती है उसको आप खोलोगे और तो उसमें क्या निकलेगा, उसमें जो भी तंतु निकलेगा उसको आप जला के देखो। तो जलाएंगे तो उसमें बदबू आएगी। कैसी बदबू आएगी? जैसे कोई बाल जल रहा हो, क्योंकि वो किससे बना हुआ है? भेड़, बकरी, खरगोश और ऊँट के बालों से बना हुआ होता है।
इसी प्रकार हमारे पास अन्य अनेक प्रकार के तंतु उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जा सकता है। इनके विषय में हम अगले खंड में पढ़ेंगे। तंतु महीन बाल जैसा रेशा है और ये कपड़े की मूल इकाई है जिससे हम धागा या सूत तैयार करते हैं जिससे कपड़ा बनाया जाता है। ये देखो तंतु के कुछ प्रकार बताए गए हैं। आपने कुछ वस्त्रों को बाहर निकाले, प्रत्येक वस्त्र के भीतर छोर से सूत निकाले और उनसे तंतु की जो है वो तंतु बनाने का प्रयास करें तथा लंबाई तथा स्पर्श के आधार पर इन तंतुओं के सामने तथा समानता तथा अंतर का अध्ययन करें। तो आपको क्या करना है, जो भी कपड़े हैं आपके पास अलग अलग, जैसे कि ऊनी है, रेशम है, लिलेन है, सूती है, पॉलिस्टर है। जब आप उन कपड़ों में से ऊनी कोई कपड़ा है और उसमें से आपने एक तंतु निकाला तो उसकी बनावट इस तरह की होगी। जो इसमें ये चित्र दे रखा है इस तरह की उसकी बनावट आपको दिखाई देगी। और अगर रेशमी कपड़ा है और उसमें से आपने एक तंतु निकाला तो उसकी बनावट इस तरह से दिखाई देगी। अगर कोई लिलेन है तो लिलेन की तंतु की बनावट ऐसी दिखाई देगी। और सूती कपड़ा है तो सूती कपड़ा की जो तंतु की बनावट है वो एक मरोड़ लिए हुए दिखाई देगी। और पॉलिस्टर, तो पॉलिस्टर का जो तंतु है एकदम सीधा आपको दिखाई देगा। तो ये तंतु के जो है उसको पहचानने के तरीके हैं। तंतु की वास्तविक चौड़ाई वार तथा लंबाई वार संरचना को आंखों से नहीं देखा जा सकता, किंतु उन्हें उच्च पावर वाले माइक्रोस्कोप से आसानी से देखा जा सकता है। तो हम तंतु की लंबाई है, चौड़ाई है, वो अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते इसके लिए, क्योंकि वो बहुत बारीक होता है। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है जिससे हम उसकी चौड़ाई और लंबाई को आसानी से देख पाएंगे। उच्च पावर वाले माइक्रोस्कोप में नजर आने वाले कुछ सामान्य तंतुओं की लंबाई वार चित्र नीचे दर्शाया गया है। चित्र संख्या 10.1 में कुछ तंतुओं की लंबाई वार चित्र को दिखाया गया है। जो हमने अभी चित्र देखा ये वाला, जैसे कि ये चित्र हमने देखा, इसमें यह सूक्ष्म जो माइक्रोस्कोप है उससे हम देखा गया है। तो इसमें इस तरह की तंतु की बनावट दिखाई गई है। जो ऊन है, रेशम है, लिलेन है, सूती और पॉलिस्टर की जो तंतु उसकी बनावट अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कैसी दिखेगी वो इसमें बताया गया है। तंतु की स्रोत तथा वर्गीकरण। अब हम देखेंगे इस तंतु हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं और उसको किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। हमें तंतु विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होते हैं और इसलिए हम इन्हें तदनुसार वर्गीकृत करते हैं। तो वो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होने के कारण हम तंतु को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला है प्राकृतिक स्रोतों से तंतु। तो पहला कौन सा तंतु है, प्राकृतिक स्रोतों से। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्राकृतिक यानी जो हम नहीं बना सकते, जो प्रकृति से, जिसके पेड़ पौधों जानवरों से हमें प्राप्त होता है। प्रकृति जैसे कि पौधे तथा पशुओं से प्राप्त सभी प्रकार के तंतुओं को प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो आपको ये नाम याद रखना है। तंतु के प्रकार में पहला कौन सा है, प्राकृतिक स्रोतों से तंतु। तो ये कौन से हैं, जो हमें पेड़ पौधों से तथा पशुओं से प्राप्त सभी प्रकार के तंतु को किस में शामिल किया गया है, प्राकृतिक तंतु में शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए कपास, ऊन, लिलेन, रेशम आदि। पौधों से प्राप्त तंतुओं को सेल्यूलोसिक तंतु कहते हैं। तो ये आपको नाम याद रखना है कि पौधों से प्राप्त तंतु को क्या कहते हैं, सेल्यूलोसिक तंतु कहते हैं। जैसे सूत तथा लिलेन। पशु तंतु से प्राप्त होने वाले तंतुओं को प्रोटीन तंतु कहते हैं, जैसे कि ऊन तथा रेशम। तो जो पौधों से प्राप्त होते हैं उसको तो सेल्यूलोसिक तंतु कहते हैं और जो पशुओं से तंतु प्राप्त होते हैं उसको प्रोटीन तंतु कहते हैं। तो अगर प्रश्न पूछे प्राकृतिक तंतु के भी कितने प्रकार होते हैं, तो प्राकृतिक तंतु के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला है सेल्यूलोसिक तंतु और दूसरा है प्रोटीन तंतु। और उसके उदाहरण तो पौधों से प्राप्त वाले सेल्यूलोसिक है, तो जैसे कि सूत है। सूत यानी कि सूती कपड़ा किससे बनता है, कपास से बनता है ना। तो वो हमें किससे प्राप्त होती है, वो हमें पेड़ से प्राप्त होती है। कपास का एक पौधा होता है। इसी प्रकार जो लिलेन है, लिलेन भी एक पेड़ की छाल होती है जिससे हमें प्राप्त होती है, उसी से तंतु बनाया जाता है। और पशु से प्राप्त तंतु होते हैं, जैसे कि ऊन है, रेशम है। तो रेशम का कीड़ा होता है, ठीक है, जो कि शहतूत पर पलता है और उससे रेशम प्राप्त होती है। तो ये पशु तंतु है जो कि प्रोटीन तंतु के अंतर्गत आता है। सामान्य रूप से प्रयोग होने वाले तंतुओं की स्रोत को नीचे चित्र संख्या 10.2 में दर्शाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, कपास का कोया या गुच्छा है ना, ये भेड़ है जहाँ से हमें ऊन प्राप्त होती है। कपास के लिए कपास का कोया गुच्छे से प्राप्त होती है। रेशम जो है, रेशम के कीड़ा होता है, उससे प्राप्त होती है। प्राकृतिक तंतु के स्रोत कपास, ऊन तथा रेशम। तो ये चित्र में बताया गया है। अब है मानव निर्मित तंतु। तो वो तंतु जो अपने ऊपर पड़े हैं वो प्राकृतिक तंतु है, जो हमें प्रकृति से, पेड़ पौधे से और पशुओं से प्राप्त होते हैं। अब मानव निर्मित, जिन्होंने मानव ने खुद ने किसी रसायन का प्रयोग करके बनाया है। रसायनों का प्रयोग करके प्रयोगशाला में निर्मित तंतुओं को मानव निर्मित तंतु कहते हैं। ये तंतु निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पुनः उत्पादित तंतु, यानी ऐसे तंतु जिसको दोबारा उत्पादित किया जा सकता है।
ठीक है। इन तंतुओं का निर्माण कपास के अत्यंत छोटे तंतुओं या किसी अन्य तंतु जैसे लकड़ी के बुरादे, दूध के प्रोटीन आदि से किया जाता है। इन्हें विघटित करने के लिए रसायनों का प्रयोग किया जाता है। विघटन यानी इनका घोल बनाने के लिए कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है और इससे प्राप्त घोल को स्थूल तंतुओं में परिवर्तन किया जाता है और इससे जो प्राप्त घोल होता है उसको मोटे मोटे स्थूल तंतुओं में जो धागों में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार के रेयान, ये रेयान तंतु का प्रकार है जिसको विस्कोस एसेटेस ट्रिएसिटेट के सेलुलोज से बनाया जाता है। अगला है केसिन तंतु जो दूध से बनता है तथा सोयाबीन तंतु। तो ये तंतु जो है वो किससे बनाए जाते हैं? मानव निर्मित तंतु है जिसको पुनः उत्पादित किया जाता है। अगला है कृत्रिम तंतु। कृत्रिम तंतु भी इसी के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के पेट्रो रासायनिक उत्पादों से किया जाता है जैसे नायलॉन है, एक्रिलिक है तथा पॉलिएस्टर कृत्रिम तंतु है। तो आपने देखा होगा जो ये कपड़े जो है वो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं क्योंकि ये किससे बने होते हैं? रसायन से बने होते हैं। तभी तो कहते हैं जब खाना बनाते हैं तो उनमें कौन से कपड़ों का उपयोग करना चाहिए? सूती कपड़ों का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि नायलॉन, एक्रिलिक और पॉलिएस्टर जो है कपड़ा उसको पहन के कभी भी आपके पास हमें कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रसायन से बने होते हैं और ये क्या करते हैं बहुत जल्दी अगर दुर्घटना ऐसी हो भी जाती है तो ये बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं और इनकी गांठें बन जाती है जो कि चमड़ी की स्किन के अंदर चिपक जाती है। जबकि जो कॉटन के तंतु है या लिलेन है जो पेड़ पौधे से बने हुए हैं वो क्या है जलने के बाद में उसकी राख बन के बिखर जाती है जो आपकी स्किन के नहीं चिपकती। ठीक है, तो इस तरह से इस कृत्रिम तंतु बनाया जाता है। हमेशा प्राकृतिक तंतुओं से बने वस्त्रों का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये पर्यावरण सहिष्णु है, यानी पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, पर्यावरण के जो है एक तरह सहिष्णु है। कई बार कृत्रिम तंतु वाले कपड़े एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं जब इन्हें शरीर से चिपका कर पहना जाता है। सामान्य रूप से प्रयोग होने वाले प्राकृतिक तथा मानव निर्मित तंतुओं को तालिका 10.1 में दर्शाया गया है। तो ये जो कृत्रिम तंतु है तो कई बार जब ये शरीर इन कपड़ों को पहना जाता है तो शरीर से चिपक जाता है जिसकी वजह से ये तंतु हमारे शरीर में एलर्जी भी उत्पन्न करते हैं। अगला सामान्य रूप से प्रयोग होने वाले प्राकृतिक तथा मानव निर्मित तंतु। तंतु के प्रकार, तंतु का नाम और स्रोत। तो पहला है प्राकृतिक तंतु। तंतु के प्रकार में पहला प्राकृतिक तंतु एक सारणी बनाई गई है जो कि हमने ऊपर पढ़ा, उसका एक जो है सारांश यहाँ पर दिया गया है। तो प्राकृतिक तंतु में हमने देखा कि पौधे और पशु से प्राप्त होता है। तो पौधे से प्राप्त तंतु को हम सेल्यूलोसिक कहते हैं और पशु से प्राप्त तंतु को हम प्रोटीन तंतु कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तंतु का नाम कौन सा है? वो है कपास है, लिलेन है। तो ये पौधों से प्राप्त होती है। तो ये स्रोत क्या है इसका? कपास का कोया, फ्लेक्सल की डंडल की छाल। ये फ्लेक्सल एक पेड़ होता है उसकी जो डंडल होती है उसकी छाल से ये लिलेन बनाया जाता है। प्रोटीन जिससे हमें ऊन और रेशम तंतु प्राप्त होता है। इसके लिए ऊन के लिए भेड़, बकरी, खरगोश, लांबा आदि के बाल होते हैं और रेशम के लिए रेशम के कीड़े होते हैं जिससे हमें रेशम प्राप्त होती है। अगला है मानव निर्मित तंतु। तो मानव निर्मित में पहला है पुनः उत्पादित तंतु। तो ये पुनः उत्पादित में क्या आएगा? रेयान। और ये किससे मिलता है? सूती, लिंटर या लकड़ी की लुगदी प्लस रसायन। कृत्रिम, तो ये कृत्रिम में है नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है। ये रसायन से प्राप्त होते हैं, इसमें इसको बनाने के रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो यह सारणी आपको याद रखनी है। अगर ये सारणी याद रहेगी तो आपको इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। तो जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी आपके ये वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भी आंसर दे पाओगे और अगर विस्तार से प्रश्न पूछा जाता है तो भी आप इसमें से लिख पाओगे आराम से। तंतु की लंबाई के आधार पर वर्गीकरण। अब है तंतु की जो लंबाई है उसके आधार पर वर्गीकरण। तो पहले हमने पढ़ा कि तंतु कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसका क्या स्रोत है, उसके आधार पर वर्गीकरण किया। तो जिसमें प्राकृतिक तंतु हो गया, मानव निर्मित तंतु हो गया। अब है तंतु की लंबाई, उसकी लंबाई के आधार पर भी तंतु का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कुछ तंतु ऐसे होते हैं जो थोड़ा लंबे होते हैं, कुछ ऐसे बहुत ही छोटे छोटे तंतु होते हैं। तो उस आधार पर लंबाई के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। ऊपर सूचीबद्ध तंतु छोटे या लंबे हैं। लंबाई में छोटे तंतुओं को स्टेपल तंतु कहते हैं। तो आप याद रख सकते हो कि जो तंतु लंबाई में छोटे हैं उसको क्या कहते हैं? स्टेपल। यानी स्टेपलर जो होता है उसमें जो पिन डलती है स्टेपल करने के लिए वो कितनी होती? छोटी होती है। तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो स्टेपल यानी कि छोटा तंतु, और इन्हें इंच या सेंटीमीटर में मापा जाता है। जैसे कपास, ऊन, लिलेन। तो आप देखना कपास जो रुई का गुच्छा उसमें से एक तंतु निकाल के देना, वो बहुत ही छोटा होता है। तो स्टेपल नाम से आप छोटा तंतु का नाम याद रख सकते हैं। लंबे तंतुओं को फिलामेंटल कहते हैं। तो छोटे तंतु क्या बोलते हैं? स्टेपल तंतु। और लंबे तंतु को फिलामेंटल कहते हैं और इन्हें गज मीटर में मापा जाता है जैसे रेशम तथा सभी मानव निर्मित तंतु। तो रेशम का जो कीड़ा होता है वो भी बहुत लंबा तार बनाता जाता है और मानव निर्मित तंतु होते हैं वो भी बहुत लंबे जो तंतु बनाए जाते हैं, बहुत लंबा तंतु बनाया जाता है। लेकिन जो बाल है, बाल कैसा होगा? छोटा होगा। जो भी पशु से बाल मिलते हैं तो वो भी छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो स्टेपल तंतु के अंतर्गत
आते हैं, जो कि हमें सेंटीमीटर और इंच में मापा जाता है। जबकि फिलामेंटल तंतु होते हैं जो किससे प्राप्त होते हैं, ये जो है वो रेशम और मानव निर्मित होती है, जो रेशम के कीड़े से प्राप्त मानव निर्मित होते हैं, जिनको गज और मीटर में मापा जाता है। यहाँ एक सारणी दे रखी है। तंतु की लंबाई है लंबे, उसको किस वर्ग में बांटा गया है, फिलामेंटल तंतु में। बनावट इस तरह की आएगी, कैसा बना हुआ होगा, इस तरह से जो चित्र देख रखा है उसमें इस तरह की इसकी बनावट होगी। मापन की इकाई है गज या मीटर। अगला है गज, मीटर और छोटे तंतु। तो छोटे जो तंतु है वो क्या होता है, स्टेपलर तंतु कहलाते हैं, ठीक है। इनको सेंटीमीटर में मापा जाता है ना, और लंबे तंतु गज मीटर में मापा जाता है ना। तो ये देखो छोटे छोटे टुकड़े बता रखे हैं यहाँ पर तंतुओं के, है ना, इंच और सेंटीमीटर में मापा जाता है। अगला है विभिन्न तंतुओं की सामान्य विशेषताएं। अब अलग अलग तंतु है, जैसे कि कपास है, फ्लेक्सल है, ऊन है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है वो देखेंगे। कपास के तंतु सभी टेक्सटाइल तंतुओं से छोटे होते हैं। ये सफ़ेद, क्रीमी तथा हल्के भूरे रंग के होते हैं तथा प्रकृति में महीन और मजबूत होते हैं। ये अवशोषक, छिद्रल तथा शीतल शरीर के ताप को बाहर निकलने में सहायक होते हैं। तो आपने देखा गर्मी में हम क्या पहनते हैं, सूती कपड़ा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि उससे जो हमारा शरीर का तापमान है वो बाहर निकल जाता है और हमें गर्मी नहीं लगती। और ये रंग में कैसे होते हैं, सफ़ेद होती है, क्रीमी होती है, हल्के भूरे होते हैं और साथ में ये मजबूत भी होते हैं और महीन भी होते हैं। इसीलिए तंतुओं से निर्मित कपड़े का प्रयोग गर्मियों के वस्त्रों के लिए किया जाता है। सूती कपड़ों में सिलवटें आसानी से पड़ जाती हैं। सूती कपड़ा मजबूत तथा लंबे समय तक चलता है और इसे धोना आसान होता है। और इसका प्रयोग तौलिए, चादर, तकिए के गिलाफ आदि के लिए किया जाता है, जिन्हें बार बार धोने की आवश्यकता होती है। अब है फ्लेक्सल। यह एक काष्ठ तंतु है। काष्ठ यानी लकड़ी, तो ये लकड़ी की छाल से निकलने वाला तंतु है और इससे तैयार होने वाले कपड़े को लिनेन कहते हैं। ये एक कच्चा रेशा है, हालांकि इसकी लंबाई 20-30 इंच अन्य उपलब्ध कच्चे रेशों से अधिक है। लिनेन कपड़ा चमकदार, चिकना, किफ़ायती तथा धोने में आसान होता है। सूती कपड़े के समान इसमें सिलवटें आसानी से पड़ जाती है। ये ठंडा, अवशोषक तथा गर्मियों के वस्त्रों के लिए प्रयुक्त होता है। जूट फ्लेक्स के समान ही जूट भी एक आधारभूत तंतु है। जूट का सर्वाधिक उत्पाद भारत में होता है। तो जूट भी एक जो है छोटा पौधा ही होता है। तो यह जो है जूट का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। जूट के तंतु छोटे और चमकदार, किंतु फ्लेक्सल के कमज़ोर होते हैं। जो फ्लेक्सल होता है, जो जिससे लिनेन बनता है, उससे थोड़ा कमज़ोर होता है। ये तंतु सामान्यतः रेशेदार तथा खुरदरे होते हैं। इनका प्रयोग बोरी तथा रस्सी बनाने में किया जाता है। तो जो भी आपने बोरी देखी होगी वो किससे बनी होती है, जूट से बनी होती है। और उनकी आपने उस बोरी में एक धागा निकाल के उसका तंतु आप देखो, उसका जो है उसका खोल के उसके धागे को, यानी उसके धागों की मरोड़ खोल के आप देखोगे तो देखोगे कि वो धागा थोड़ा मोटा है, ठीक है। अब है जूट के वस्त्र। जूट एक खुरदरा तंतु है, इसलिए कपड़ा निर्माण के लिए जूट के साथ अन्य नरम तंतुओं को मिश्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन दिनों जूट के चप्पलों तथा बैगों की मांग तीव्रता से बढ़ रही है। ऊन, इसे पालतू पशुओं जैसे बकरी, भेड़, खरगोश आदि के बालों से प्राप्त किया जाता है। ऊनी तंतु का रंग हल्के सफ़ेद से हल्के क्रीमी जैसे भिन्न हो जाता है। ऊन से तैयार कपड़े कोमल, नरम, अवशोषक होते हैं। अवशोषक यानी पानी को सोखने वाले, पसीने को सोखने वाले होते हैं तथा इसमें आसानी से सलवटें नहीं पड़ती। यह आसानी में लिखा हुआ थोड़ा गलत है, ये इसमें आसानी से सलवटें नहीं पड़ती। ये शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देते और ताप रोधी का कार्य करता है। आपने देखा होगा ऊनी कपड़ा हम जब सर्दी में पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो ऊन है वो हमारे जो शरीर का तापमान है उसको वो बाहर नहीं निकलने देता, जिससे हमारा शरीर क्या रहता है, गर्म रहता है। ऐसा नहीं है कि वो ऊन हमें गर्माहट दे रहा है, ऊन हमें गर्माहट नहीं दे रहा है, हमारा शरीर में ही तापमान में गर्मी होती है, ठीक है। तो उस गर्मी को जो है जब हम उसको रोके रखते हैं हमारा किसी कपड़े की वजह से यानी मोटे ऊन का जो कपड़ा जब हम सर्दियों में पहनते हैं तो क्या होता है कि वो हमारे जो शरीर का अंदर का तापमान है उसको बाहर निकलने नहीं देता और इस वजह से हमारा जो शरीर क्या होता है, हमें गर्म महसूस होती है, हमें गर्मी महसूस होती है और हमें ठंडी नहीं लगती। तो ये क्या होता है, ताप रोधी तापमान को निकलने नहीं देता। इसीलिए ऊनी कपड़े से निर्मित वस्त्रों का प्रयोग सर्दियों के मौसम में किया जाता है। ऊन एक कमजोर तंतु है तथा धुलाई के साधारणतः साबुन, पाउडर तथा रगड़न से यह आसानी से प्रभावित हो जाता है। अगला है रेशम। यह रेशम के कीड़े द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक तथा प्रोटीन फिलामेंट है। रेशम से निर्मित कपड़े चिकने, महीन, नरम, चमकदार, गर्म तथा ऊन से मजबूत होते हैं। इसे तंतुओं की रानी कहते हैं। प्रश्न यह बनता है कि तंतु की रानी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा रेशम को। तो तंतु की रानी किसे कहते हैं, रेशम को। और इसका प्रयोग औपचारिक वस्त्रों के लिए किया जाता है।
औपचारिक वस्त्र यानी कि जो हमेशा नहीं पहने जाते, किसी अच्छे अवसर पर या फंक्शन में या में पहने जाते हैं। अगला है रेयान। ये एक मानव निर्मित रेशेदार तंतु है जो चमकदार, चिकना तथा शीतल और अवशोषक होता है, किंतु ये प्रकृति में कमजोर होता है। इसकी जो बनावट प्रकृति होती है वो कमजोर होती है, क्योंकि ये रेशम से बहुत मिलता जुलता है, इसलिए रेयन को कृत्रिम रेशम या आर्ट रेशम भी कहा जाता है। तो अगर ये प्रश्न पूछे कि जैसे कि तंतु की रानी किसे कहा जाता है, तो रेशम को कहा जाता है। लेकिन अगर यहाँ प्रश्न पूछा जाए कि कृत्रिम रेशम या आर्ट रेशम किसे कहा जाता है, तो वो आएगा आपका रियोन। इसका प्रयोग गर्मियों के वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। ये तंतु प्रकृति में थर्मोप्लास्टिक होते हैं, अर्थात ये ताप संवेदी तथा चिकने होते हैं और ताप लगने पर आसानी से पिघल जाते हैं। तो ये थोड़े क्या खतरनाक तंतु भी है, ठीक है। तो इस तरह के कपड़े पहनने से थोड़ा खतरा रहता है अग्नि के पास जाने में, क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं और जब ताप संवेदी तापमान इसको मिलता है तो ये तापमान को मतलब ग्रहण करने वाले और चिकने होते हैं और जब ताप लगने पर आसानी से पिघल जाते हैं। अगला है कृत्रिम तंतु। कृत्रिम तंतु का निर्माण पेट्रोलियम उत्पादों से किया जाता है। नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक आदि कृत्रिम वस्तुओं तंतुओं के उदाहरण हैं। रेयन के समान ये भी थर्मोप्लास्टिक तंतु होते हैं, चूँकि इनमें आग आसानी से लग जाती है और ये शरीर में चिपक जाते हैं, इसीलिए रसोई में या आग के पास काम करते समय इनसे निर्मित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। कृत्रिम वस्त्रों में सिलवटें नहीं पड़ती। जो भी कृत्रिम वस्त्र आप पहनोगे उसमें कभी सिलवटें नहीं पड़ेगी और इन्हें हल्के तथा चमकदार रूप में तैयार किया जाता है और वो धोने में भी आसान होते हैं। ये काफ़ी मजबूत होते हैं, धुलाई में आसान तथा जल्दी सूख जाते हैं। दूसरे शब्दों में इसकी देख रेख तथा रख रखाव आसान होता है। ये कुछ पाठागत प्रश्न दिए हुए हैं जो आराम से आप कर सकते हो। यानी जूट है, जूट किससे प्राप्त होती है, यहाँ पर कुछ वर्गीकरण दिया गया है। कॉलम क को कॉलम कैसे मिलाए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको जूट देखना है कि प्रकृति से प्राप्त है, कपास किससे प्राप्त है, प्रकृति से है, ऊन किससे प्राप्त है, पशु तंतु है। तो इस तरह से आपको नाम को मिलाना है। अब ये कुछ परीक्षण दे रखे हैं जिसके द्वारा हम तंतुओं की पहचान कर सकते हैं। तो ये है गैर तकनीकी परीक्षण द्वारा तंतु की पहचान। वस्त्र के दृश्य परीक्षण तथा स्पर्श द्वारा तंतु की पहचान। यानी वस्त्रों को हम देखकर तथा उसका स्पर्श करके हम उसके तंतु की पहचान करते हैं। जैसे कि कॉटन का कपड़ा तो सूती कपड़ा होता है, तो हम उसको छूने से देखने से पता चल जाता है कि ये वस्त्र कैसा है, कॉटन का है। तो वस्त्र के दृश्य द्वारा तथा स्पर्श द्वारा भी तंतु की पहचान की जा सकती है। अब आप विभिन्न स्रोतों से प्राप्त तंतुओं के नामों तथा उनके मूलभूत गुणों से अवगत हो गए हैं। क्या इस ज्ञान के आधार पर आप खरीदने जाने वाले कपड़े को पहचान सकते हैं? जी हाँ, कुछ स्तर तक आप ये जान सकते हैं। यदि आपको तंतु की विशेषताएं याद है तो आपको इसके गुणों का भी पता होगा, क्योंकि कपड़े में भी वही गुण हो गए जो उसके तंतु में है। जो गुण तंतु में है वही गुण किस में होगा, कपड़े में हो गए। कपड़े में उन गुणों को खोजने का प्रयास करें। तो कपड़ों में उन गुणों को खोजने का क्या करना है, प्रयास, और इनमें अपना व्यक्तिगत अनुभव भी मिलाएं। जैसे कपड़े का स्पर्श तथा देखकर उनकी जांच करना। हमें पूरा विश्वास है कि आप कपड़े को पहचान लेंगे। निम्नलिखित तालिका 10.2 में विभिन्न कपड़ों की कुछ विशिष्ट विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया है। यदि आप देखकर उनकी जांच कर रहे हैं तो आपको कपड़े तंतु को पहचान में मदद मिलेगी। तो जो 10.2 तालिका है उसमें आपको देखकर और छूकर ही वस्तु के तंतु की पहचान हो जाएगी। तो ये कुछ यहाँ पर तरीके दे रखे हैं। विभिन्न कपड़ों की विशेषताएं जो उन्हें पहचानने में सहायक होती है। तो पहला हम देखेंगे तंतु, फिर है प्रकटन, यानी दिखने में वो कैसे होते हैं, इस पर छूने में कैसे होते हैं, उसका एहसास कैसा होता है और अपेक्षित रख रखाव उनकी कैसी होती है। तो पहला है कपास। ये दिखने में प्रभावहीन किंतु मांड लगने पर चमकदार होता है। यानी अगर इसमें मांड नहीं लगाया गया तो ये दिखने में थोड़ा भद्दे दिखेंगे, यानी प्रभावहीन, इसमें कोई चमक नहीं होगी, और मांड लगाते ही चमकदार हो जाते हैं। स्पर्श करने पर ये कोमल तथा चिकने एहसास वाले होते हैं और शीतल एहसास करवाते हैं। पहनने के बाद ये शीतल एहसास करवाता है, ठंडक देता है। अपेक्षित रखरखाव के लिए क्या करेंगे कि इसका रखरखाव अच्छे से कैसे हो, इसके लिए यदि मांड किया गया है तो सिलवटें आसानी से पड़ती है। अगर सूती वस्त्र में अगर आपने मांड किया तो उसमें क्या पड़ जाएगी, सलवटें, यानी मांड यानी कड़प देना, तो जिसकी वजह से उसमें सलवटें आसानी से पड़ जाती है। अगला है लीलेन। हल्के से मध्यम स्तर की चमक होती है। स्पर्श में कोमल और चिकने बनावट के होते हैं। गर्म एहसास देता है, सिलवटें आसानी से पड़ जाती है। जूट जो होता है दिखने में फीका होता है, खुरदरी व रेशेदार बनावट होती है। इसकी गर्म तथा खुरदरा एहसास देता है, आसानी से सलवटें नहीं पड़ती। ऊन, ये मध्यम में निम्न स्तर की चमक, खराब गुणवत्ता वाली ऊन में चमक नहीं होती। जो ऊन मध्यम स्तर का होता है उसमें थोड़ा निम्न स्तर की चमक होती है, लेकिन कोई ऊन जो है वो खराब गुणवत्ता वाली है तो उसमें चमक नहीं होती है। ये छूने पर नरम, कोमल तथा अवशोषक, दिखने में भारी होते हैं, है ना, और ये गर्म एहसास करवाते हैं, आसानी से सलवटें नहीं
पड़ती। रेशम दिखने में नाजुक तथा चमकदार होते हैं, कोमल तथा नरम तथा हल्का होता है, स्पर्श में गर्म होता है, आसानी से सलवटें नहीं पड़ती। रेयान ये चमकदार भी हो सकता है और बिना चमकने वाला भी, यानी इसमें चमक ना हो ऐसा भी होता है। कोमल तथा चमकीला किंतु रेशम से भारी होता है, शीतल एहसास देता है, सिलवटें आसानी से पड़ जाती है। अगला है कृत्रिम तंतु। ये आबाहीन या अर्ध आबाहीन या चमकदार हो सकता है। एक्रेलिक तंतु ऊन की तरह दिखते हैं, ताप संवेदी, कोमल तथा ताप लगने पर पिघल जाते हैं। अधिकतर कपड़े गर्मी का एहसास करवाते हैं। रगड़ने को सह लेते हैं, यह रगड़न को सह लेते हैं, सिलवटें आसानी से नहीं पड़ती, इसलिए इनका रखरखाव आसान हो जाता है। तालिका 10.2 में दी गई सूचना की जांच करने के लिए आपके द्वारा प्रयोग किए जा रहे कुछ वस्त्रों को निकालें और दृश्य, स्पर्श तथा एहसास के आधार पर उनके तंतु की प्रकृति का पता लगाने का प्रयास करें। तो आपके घर में जो भी कपड़े हैं अलग अलग वैरायटी के, तो उनको आप जो भी अभी तालिका 10.2 में जो चीज़ें दी गई है उसके आधार पर आप उनको पहचानने का प्रयास कर सकते हो। अगला है जलाकर परीक्षण करना, यानी ये तो हमने पहले पढ़ा स्पर्श द्वारा, ये देखकर हम तंतुओं के बारे में, कपड़े के बारे में जानकारी कर सकते हैं कि वो किस तरह का कपड़ा है। अब है जलाकर या परीक्षण द्वारा तंतु की पहचान करना। तंतु जलाकर परीक्षण हमें तंतु की संरचना के बारे में बताता है, अर्थात कपड़े के तंतु को पौधे, पशु स्रोत से प्राप्त किया गया है या मानव निर्मित। तो अगर जलाने से हमें उसकी संरचना के बारे में पता चलता है कि अर्थात कि कपड़े के तंतु जो है वो पौधों से प्राप्त किए गए हैं या फिर पशु से प्राप्त किए गए या फिर मानव निर्मित है। दहन परीक्षण करने के लिए नीचे उल्लेखित चरणों का अनुसरण करें। दहन यानी जलाकर जो परीक्षण करते हैं उसके लिए हमें कुछ चरणों का अनुसरण करना होगा। पहला क्या है कि सूत या कपड़े से तंतु के कुछ रेशे निकालें, जैसे कि चित्र में बता रखा है, ठीक है। तो जो कपड़ा है उसमें से कुछ तंतु निकालना है और मोमबत्ती या माचिस की सहायता से ऊपर उसे जलाएं। निम्नलिखित बिंदुओं का अवलोकन करें और अपनी टिप्पणी को रिकॉर्ड करें। तो आप कुछ बिंदुओं को उसमें अवलोकन करना है और अपनी टिप्पणी को रिकॉर्ड करना है। लौ के पास आते हुए लौ में तंतु की स्थिति और जलने के पश्चात बचे अवशेषों का अवलोकन करें कि जैसे ही उस तंतु को लौ के पास ले जाया गया जलते हुए लौ के पास में, तो उसकी स्थिति कैसी थी और उस फिर जलने के बाद जो बचा हुआ अवशेष है वो कैसा दिखने में था। क्योंकि विभिन्न प्रकार के तंतु के जलने का पैटर्न विशिष्ट होता है, कुछ तंतु होते हैं, आप जला के देख रहे हैं, प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो विभिन्न तंतुओं को जलाने के पश्चात जो है उसका पैटर्न जो होता है वो अलग होता है, इसलिए आप उनके जलने की प्रकृति में उन्हें पहचान सकते हैं। तंतु की पहचान के लिए जलाकर परीक्षण का विवरण। तंतु लौ के समीप, दहन, लौ का प्रकार, जलने पर गंध और अवशेष। देखो सेलुलोसिक तंतु जैसे कि कपास है, लिनेन है, जूट है, रेयॉन है, लौ के समीप जाते ही आसानी से आग पकड़ लेते हैं। दहन लौ का प्रकार के चमकदार लौ हो जाती है, साथ चमकदार लौ के साथ निरंतर जलते रहते हैं, जलने के बाद भी आग रहती है। जलने पर गंध कैसी आएगी? कागज़ के जलने जैसी गंध आती है। अवशेष क्या बताए? हल्की पंखनुमा ग्रे वाली या काली नरम राख बचती है इसमें। अगला है प्रोटीन। ये तंतु जो ऊन और रेशम से होते हैं, सुलगाना और जलना। तो इसको जब लौ के पास ले जाएगी तो सुलग जाएगी, जल जाएगी। ये धीमी लिमझिम लौ, कड़कड़ और घुमावदार, तो इसको जलाएंगे तो ये धीमी लिमझिम झिलमिल लौ देगा और ये कड़क हो जाएगा और घुमावदार वो हो जाएगा। बाल या पंख के जलने जैसी गंध, क्योंकि ये किससे प्राप्त होती है? ऊन और रेशम तो उसी से प्राप्त होते हैं, हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं, पशु से प्राप्त होते हैं, तो ये बाल और पंख जैसी गंध देते हैं। रेशम जैसी भुरभुरी काली राख, तो रेशम जैसी भुरभुरी काली राख होती है। ऊन काली असामान्य, ऊन जो है काली असामान्य तोड़ी जा सकने वाली छोटी गोलियां बन जाती है। तो कभी भी आपने बाल को जलते हुए देखा तो वो क्या बताए? छोटी गोलियां उसकी इकट्ठी होकर बन जाती है। अगला है कृत्रिम तंतु, जिसमें है रेयान है, पॉलिस्टर है, एलिक्रोट है और आग है। ये लौ के पास आते ही संकुचित हो जाती है, यानी वो इकट्ठी हो जाती है, नरम होने लगता है, पिघलता है और जल जाता है। रसायनों की गंध आती है, जब ये रसायनों का जो मिश्रण होता है उसकी जैसी गंध इसको जलाने पर आती है। कठोर काली तथा तोड़ी न जा सकने वाली गोलियां बन जाती है, जैसे कि प्लास्टिक को जलाने पर जो गोलियां बनती है ना छोटी छोटी, वैसी ये गोलियां इसमें भी बन जाएगी क्योंकि ये रसायनों से बनी हुई है। जलाकर परीक्षण की सीमाएं। यदि कपड़ा 2 या अधिक प्रकार के तंतुओं या सूत्रों से बना हो तो जलने पर उनके परिणाम भ्रामक हो सकते हैं। देखो अगर कोई कपड़ा एक ही प्रकार के तंतु से बना है तब तो उसका परीक्षण सही होगा, लेकिन उस कपड़े में 2 या 2 से अधिक प्रकार के अलग तंतु को मिलाकर उसको बनाया गया है, तो फिर हमारे परिणाम जो है कुछ भ्रामक हो सकते हैं। विघटन परीक्षण द्वारा विभिन्न तंतुओं से तैयार सूत्रों की पहचान। विघटन यानी घोल करना, है ना, ब्रेकिंग टेस्टिंग करना।
विभिन्न प्रकार के तंतुओं से निर्मित कपड़ों को एकत्र करें। इन सभी कपड़ों में से सूत्र या धागे को निकाल लें और इस सबको अलग अलग रख दें। एक एक करके प्रत्येक सूत्र को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए उसे तोड़ें। आप निम्नलिखित बिंदुओं का अवलोकन करें। कपास विघटन यानी इसको तोड़ के हम देखते हैं क्या करते हैं कि उसमें किस तरह का वो परिणाम देते हैं। आसानी कपास जो आसानी से टूट जाता है, इसके सिरे ब्रशनुमा होते हैं तथा ये तंतु हल्के घुमावदार होते हैं। फ्लेक्सर कपास से मजबूत होते हैं तथा इसे तोड़ने के लिए अधिक शक्ति लगानी पड़ती है। जूट जो है सूत्र आसानी से टूट जाता है। ऊन जो है सूत्र खींचता है और ब्रशनुमा सिरों के साथ टूट जाता है। रेशम है सूत्र टूटने झटके से टूटता है, इसका जो धागा है वो झटके से टूटता है। रेयन सूत्र यानी धागा आसानी से टूट जाता है और इसके ब्रशनुमा सिरे नहीं होते। कृत्रिम सूत्र खींचता है और आसानी से टूटता नहीं है। तो ये थे विद्यार्थियों आज का हमारा लेसन। अभी आगे भी पार्ट दे रखा है लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगले वाला जो बचा हुआ हमारा जो इसके जो पॉइंट है, जो लेसन है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा और आप बार बार इसको अच्छे से बार वीडियो को देखें और अपनी पाठ्य पुस्तक से भी इसको पढ़ें, ठीक है, जिससे आपको ये आसानी से समझ में आएगा। और ये पार्ट बहुत ही मोस्ट, इसमें हमेशा क्वेश्चन कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन के आता है, जैसे कि कृत्रिम तंतु क्या है ना, प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं, मानव निर्मित तंतु कौन कौन से होते हैं, सेल्यूलोज तंतु है, प्रोटीन तंतु है, उनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो इस तरह से प्रश्न बन के इसमें आते हैं और है बहुत आसान, ठीक है। जैसे कपास तंतु की क्या विशेषता है, रियोन तंतु की क्या विशेषता है ना, जूट तंतु की क्या विशेषता है। तो इस तरह की विशेषताएं से युक्त भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।